नमस्कार। पब्लिक इंडिया 9 AM संस्करण में आप सबका स्वागत है। अमेरिका द्वारा ईरान की परमाणु सुविधाओं पर B-2 बम वर्षक विमान गिराए जाने के बाद चीन और रूस ने ईरान का समर्थन किया है। ईरानी विदेश मंत्री रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिलने वाले हैं और कल की मीटिंग में कुछ अहम फैसले ईरान के विदेश मंत्री जो हैं वो बताएंगे। अमेरिकी ट्रंप प्रशासन द्वारा कूटनीति के साथ विश्वासघात की बात भी उन्होंने की है। मैं आपको बता दूं, अमेरिका के B-2 बम वर्षक विमान ईरान तक पहुंच गए थे। उन्होंने हमले किए और ईरानियों द्वारा पकड़े नहीं गए, ऐसा दावा उनके ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष रजिन कैन ने अमेरिकी मिडनाइट हैमर की पूरी जानकारी दी है। उनका ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में उन्होंने कहा कि हमने ईरानी रक्षा प्रणाली के बम वर्षों को नहीं देखा और किसी भी ईरानी लड़ाकू विमान ने उड़ान नहीं भरी। बम वर्षकों पर कोई गोली नहीं चलाई गई। कैन ने कहा कि दुनिया का कोई भी सेना ऐसा नहीं कर सकती थी। जैसा कि पिछली रात उल्लेख किया गया था, कई डिकॉय बम वर्षक अमेरिका के पश्चिमी की ओर उड़ गए, यानी कि वेस्ट की ओर उन्होंने कई फाइटर प्लेन्स को उड़ाया, जबकि वास्तविक बम वर्षक यानी कि मेन जो उनका B-2 बॉम्बर था वो ईस्ट की तरफ उड़ गया, जिससे आश्चर्य का तत्व बन गया और उनको अटैक किया। और मैं आपको एक वीडियो और दिखाता हूं जिसमें क्लियरली B-252 बॉम्बर को देखा जा सकता है। रिपोर्टों के अनुसार टॉमहॉक क्रूज मिसाइल के साथ साथ एक अन्य USS B-2 स्टेल्थ बॉम्बर ने ईरान की नेतांज परमाणु संवर्धन सुविधा यानी कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी पर GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर्स यानी कि MOP की एक जोड़ी गिराई। 6 USAF B-2 फाइटर्स बमवर्षकों ने आज रात ईरान के फोर्डो परमाणु संविधान केंद्र पर 6 नहीं बल्कि 12 30,000 पाउंड के GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर्स गिराए। कल रात फोर्डो में कुल 180 टन बम गिराए गए, उसकी भी हम बात करेंगे। और उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 22 जून 2025 को ईरान की फोर्डो, नतांज और एस्फान परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाकर किए गए अमेरिकी हवाई हमलों के बाद चीन और रूस दोनों ने ईरान के प्रति समर्थन व्यक्त किया है और अमेरिकी कार्रवाई की निंदा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शानदार सैन्य सफलता के रूप में वर्णित हमलों का उद्देश्य ईरान की परमाणु संवर्धन क्षमताओं को नष्ट करना था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिकी कार्रवाई को कूटनीति के साथ विश्वासघात करार दिया, वॉशिंगटन पर बड़ी लाल रेखा पार करने का आरोप लगाया और कहा कि ईरान को जवाब देने का अधिकार है। चीन ने ईरान के साथ गठबंधन किया है और कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने के लिए अमेरिका की आलोचना की है। इससे पहले चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने रूसी और ईरानी अधिकारियों के साथ मिलकर ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाने का आह्वान किया था और बल प्रयोग का विरोध किया था, जिसमें ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम के अधिकार पर जोर दिया गया था। चीन का समर्थन उसके आर्थिक लाभ से भी जुड़ा है, क्योंकि उसने 2024 में ईरान के 90% से अधिक तेल निर्यात को अक्सर रियायती दरों पर खरीदा है। रूस ने अमेरिकी हमलों की निंदा करते हुए खतरनाक वृद्धि बताया है, जिससे क्षेत्रीय और वैश्विक अस्थिरता का खतरा है। रूसी उप विदेश मंत्री सरगई रायाकॉब और विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मरिया ज़खारोवा ने संभावित विनाशकारी परिणामों की चेतावनी दी है और स्थिति की तुलना फुकुशिमा आपदा से की है। जनवरी 2025 में हस्तांतरित एक रणनीतिक साझेदार संधि द्वारा ईरान से बंधे रूस ने मध्यस्थता की पेशकश की थी, लेकिन इसमें आपसी रक्षा दायित्व का अभाव है। ईरानी विदेशी मंत्री आराक्ची ने संकट के बारे में गंभीर परामर्श के लिए 23 जून 2025 को मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। आराक्ची ने कहा कि हमलों के बाद कूटनीति कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने अमेरिकी कार्रवाइयों को अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताया। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने हमलों के कारण ईरान के यूरेनियम भंडार की पुष्टि करने की चुनौतियों की सूचना दी है। सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खamenei सहित ईरान के नेतृत्व ने जवाबी कार्रवाई करने की कसम खाई है, जो संभवतः क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों या हितों को निशाना बना सकती हैं। अमेरिका के हमले ईरान पर इजराइल के पिछले हमलों के बाद हुए, जो 13 जून 2025 को शुरू हो गए थे, जिसमें परमाणु और सैन्य स्थलों को निशाना बनाया गया था। ट्रंप का निर्णय तुर्की द्वारा मध्यस्थता किए गए बैक चैनल प्रयास और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दबाव सहित विफल राजनयिक प्रयासों के बाद आया। ईरान का विश्वासघात का दावा परमाणु वार्ता के लिए पहले ही अमेरिकी प्रस्तावों से उपजा है, जिसे तेहरान ने बाद की सैन्य कार्रवाई को देखते हुए निष्ठाहीन माना है।
जबकि अमेरिका और इजराइल का तर्क है कि ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने को रोकने के लिए हमले आवश्यक थे। ईरान, चीन और रूस ने इन कार्रवाइयों को आक्रामक और अवैध बताया, जिससे संघर्ष में वृद्धि हो सकती है। आपसी रक्षा समझौते में कमी रूस या चीन के सीधे सैन्य समर्थन को सीमित करती है, लेकिन उनका कूटनीतिक और आर्थिक समर्थन ईरान की स्थिति को मजबूत करता है। स्थिति अस्थिर बनी हुई है। ईरान के अगले कदम, चाहे प्रतिशोध हो या संयमित कूटनीति, क्षेत्रीय और वैश्विक नतीजों को आकार देने की संभावना है। खाड़ी सहयोग परिषद जेसीसी देशों को अमेरिकी सेना को अपने क्षेत्र खाली करने के लिए कहने में क्या लगेगा? ऐसा हो या ना हो, एक बात तो तय है, पश्चिमी एशिया अब वो नहीं रहेगा जो पहले हुआ करता था। अमेरिका अब इस क्षेत्र में शुद्ध सुरक्षा प्रदाता या स्थिर शक्ति नहीं रहेगा। मैं अब आपसे इजरायल आयरन डोम और फोर्डो की बात करूंगा। फोर्डो न्यूक्लियर संयंत्र, जिसमें कहा जाता है 166 किलो से ऊपर 60% यूरेनियम एनरिचमेंट जो है उनके पास है। और अमेरिका का दावा है कि अगर हम ये हमला नहीं करते, जीडी वांस ने कहा कि उस पे अगर हम हमला नहीं करते तो परमाणु बम कुछ ही हफ्तों या महीनों में बनना तय था। अब इसमें कहां तक सच्चाई है कहा नहीं जा सकता। इराक पर भी हमला अमेरिका ने यह कह के किया था कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। उस समय लोगों ने बिलीव किया था और बाद में वो झूठी निकली थी बात। मैं आपको एक सैटेलाइट इमेज दिखाता हूं। ये जो पहली सैटेलाइट इमेजरी में ईरान के फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट को नुकसान दिखाई दे रहा है। कई प्रवेश बिंदु देखे जा सकते हैं जो दर्शाते हैं कि विस्फोटकों ने सुविधा को प्रभावित किया है। प्रवेश बिंदु रिजलाइन पर है, जो सेंट्रीफ्यूजल हॉल के ठीक ऊपर है। दूसरी सैटेलाइट इमेज में आपको दिखाता हूं। दूसरी सैटेलाइट इमेज में फोर्डो के प्रवेश द्वार को नुकसान दिखाई दे रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई गड्ढा नहीं है, जिसका मतलब है कि केवल सतही प्रवेश पर ही अटैक किया गया है। फोर्डो में 60 मीटर सुपर सुपर डेंस कंक्रीट, कॉम्पैक्ट अर्थ और मोटे स्टील का कवच है। फोर्डो अभेद और कार्यात्मक बना हुआ है, शायद चरम पर नहीं, लेकिन इसके संवर्धन तंत्र बरकरार हैं। ऐसा आईएईए का और ईरान की भी एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन का ये कहना है। और इजरायली फ्रैट पैक्स ने उम्मीद की थी कि आगार पर नहीं है और चूर्ण विशत होने से बहुत दूर है। दूसरी तरफ 14 बंकर बस्टर बम, 2 दर्जनों से अधिक टॉम हॉक मिसाइलें और रात के ऑपरेशन में 125 से अधिक सैन्य विमानों का इस्तेमाल जो है इस ऑपरेशन में किया गया। और ये अतिशयोक्ति किस लिए, अहंकारी दिखावा किस लिए? डोनाल्ड ट्रंप की छाती ठोकने की इतनी हुई बात में बी टू स्टेल्थ बॉम्बर द्वारा गिराए गए बंकर बस्टर ने फोर्डो, नतांज और इस्फाहान को नष्ट कर दिया। सभी ने हमला किया, लेकिन जैसा कि बेंजामिन नेतन्याहू ने तुरंत स्वीकार किया, मैं ये नहीं कह सकता कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम समाप्त हो गया है। इसने जो किया वो ये है, इसने परमाणु प्रसार की संभावनाओं को बहुत बढ़ा दिया है। अब देश या पहचान लेंगे कि केवल परमाणु निवारक होने से काम चल सकता है, जैसे कि इराक के साथ हुआ। अगर ईरान के पास बम नहीं था तो वे अब अपने प्रयासों को तेज कर देंगे। इराक ने अपनी बजट को 3 गुना कर दिया था और केवल कुवैत पर उसके आक्रमण ने उसके बम को जल्द से जल्द प्राप्त करने के प्रयासों को बाधित किया था। ना तो यूएसए और ना ही इजराइल जमीन पर सैनिकों के साथ ईरान के खिलाफ युद्ध जीत सकते हैं। ईरान को केवल अधिक लागत आएगी, लेकिन यूएसए को 3 मिलियन मजबूत ईरानी सेना से मुकाबले के लिए कम से कम अपनी सेना को 4 गुना करने की आवश्यकता होगी। इस युद्ध को लड़ने के लिए अमेरिका को आंतरिक भावनाओं से भी लड़ना पड़ेगा। उनके पास ये नहीं है। इस शासन को युद्ध विरोधी आधार पर चुना गया था। वे दिवालिया हो चुके हैं और इजरायल को वित्त पोषित करने के अलावा उन्हें इस युद्ध को वित्त पोषित करना होगा। तेल की कीमतों में वृद्धि के साथ मुद्रास्फीति भी बढ़ेगी और ये एक और चुनावी वादा है जो धूल में मिल जाएगा। शासन की वैधता फीकी पड़ जाएगी। रूस और चीन युद्ध में शामिल हो जाएंगे अगर ये एक थकावट भरा युद्ध है, लेकिन इसलिए कि ये अमेरिका को नकार देगा और उसका ध्यान उनसे हटा लेगा। ईरान एनपीटी से हट जाएगा और कोई भी इसे नहीं चुनेगा। कोई भी आईईए की बात नहीं सुनेगा। परमाणु सुविधाओं पर इस हमले के एनपीटी का नियमों के अनुसार निर्धारित सभी नियमों को अमेरिका ने तोड़ दिया है। कुल मिलाकर अमेरिका इस युद्ध को किसी भी तरह से नहीं जीत सकता। उसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से कोई भी युद्ध नहीं जीता है, जो कि केवल उसकी जीत नहीं थी। हूतियों के खिलाफ बहुचर्चित युद्ध सिर्फ 30 दिन तक चला। उसके बाद अमेरिका ने नो गेन स्थिति में अपना हाथ खींच लिया। क्या यह युद्ध और अमेरिका की सच्चाई है? हम एक दशक तक अजय आयरन डोम का प्रचार प्रसार देख रहे थे। आज तेल अवीव को नष्ट किया जा रहा है। उसने सिर पर एक हेलमेट पहनना आयरन डोम से बेहतर काम करेगा। यही हम पा सकते हैं कि यही असली सच्चाई है।
अमेरिका के बिना वे जीवित नहीं रह सकते और यही इज़राइल की सच्चाई है। वे पहले भी हार चुके हैं, उन्हें बस इसका एहसास नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा। हम आप तक सही सूचना सही समय पर पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नमस्कार, जय हिंद।